तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है प्रवास। इसमें हम मुख्यतः उसके कारण और प्रकार भी पढ़ चुके हैं। और जो आज का हमारा जो इसमें अंतिम अध्याय रहेगा, अंतिम टॉपिक रहेगा, और रहेगा प्रवास के परिणाम। तो बच्चों शुरू करते हैं हम प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम मुख्यतः बच्चों जो प्रवास के परिणाम है वो 4 प्रकार के हैं यहाँ पर। आर्थिक परिणाम, जनांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम। तो हम शुरू करते हैं प्रवास के परिणाम। प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। यानी जो प्रवास होता है किसी भी क्षेत्र में, वहाँ अवसरों की असमानता, यानी वहाँ पर अवसर नहीं मिलते हैं, उसके कारण होता है। लोगों में कम अवसरों के और कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक प्रवास और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर प्रवृत्ति होती है। यानी जहाँ पर अवसर कम होते हैं वहाँ से कि लोग क्या करते हैं, जहाँ पर अवसर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर रोज़गार की तलाश में माइग्रेशन यानी प्रवास करते हैं। अब बदले में यह प्रवास उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लाभ और हानि दोनों उत्पन्न होता है। यानी जो उद्गम स्थान हो गया जहाँ से वो शुरू करते हैं, गंतव्य स्थान हो गया जहाँ पर वो पहुँचते हैं, वहाँ उनके लिए लाभ और हानि दोनों हो सकता है। क्योंकि जो उद्गम स्थान है, पहला रीजन हानि ये होगी कि उनके यहाँ क्या होगा, जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और जहाँ जो गंतव्य स्थान है जहाँ पर वो पहुँच रहे वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या अधिक बढ़ जाएगी। एक जगह जनसंख्या विरल होगी और दूसरी जगह जनसंख्या का काफ़ी दबाव बढ़ेगा। ये हो सकता है लाभ और हानि। अब परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांगीय के संदर्भों में देखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं पहला परिणाम, आर्थिक परिणाम। इसमें क्या है, उद्गम प्रदेश के लिए प्रमुख लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। हुंडी क्या होता है बच्चों, हुंडी एक शब्द यहाँ पर आ रखा। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने किसी को पैसे दिए या कुछ दिए, तो उसके बदले क्या होता था कि वे किस आधार पर दे रहा है उसके लिए, या तो वो कुछ लिखित रूप में ले लेता था कि इसने इस आधार पर मुझसे पैसे लिए, या फिर चेक के द्वारा दे देता था, या कोई ड्राफ्ट होता था। इस तरह की जो प्रतिक्रिया चलती थी, इस तरह का जो चलता था यहाँ पर प्रवासियों द्वारा भेजने की प्रक्रिया, उसे कहते थे हुंडी। ठीक हो गया बच्चों। फिर नीचे पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। जैसे हुंडी मैंने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो हमारे विदेशों में रह रहे हैं उनके द्वारा भेजे गए पैसे, वो किसी भी माध्यम से, या वो चेक के द्वारा भेजेंगे, या जो भारत सरकार के द्वारा जो अन्य सेवा चल रही है उसके माध्यम से भेजेंगे, या किस और जिस हिसाब से भी वो भेजें, उस तरह की जो भेजने की जो प्रक्रिया होती है उससे कहते हैं हुंडी। यानी हुंडी का मतलब वही है कि या कि आप किसी व्यक्ति ने आपको पैसे दे रहे, क्या उसका लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए, या लिखित होना चाहिए, या चेक द्वारा होना चाहिए, या ड्राफ्ट द्वारा होना चाहिए। इस तरह की जो प्रतिक्रिया उस समय चलती थी उसे कहते हैं हुंडी। प्रमुख स्रोतों में से पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। यानी जो पंजाब के लोग हो गया, केरल के हो गया, तमिलनाडु के हो गया, यहाँ से जो अधिकांश यहाँ से व्यक्ति जो प्रवास कर रहे हैं कहाँ पर है, विदेशों में है, और वहाँ से अधिकांश क्या राशि यहाँ को भेज रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यानी इन 3 स्टेटों के सबसे अधिक राज्य क्या कर रहे हैं, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा राशि के रूप में प्राप्त करवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों के द्वारा भेजी गई हुंडिया की राशि बहुत थोड़ी है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी की तुलना में, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना, जैसे भारत से अमेरिका, भारत से लंदन, भारत से चीन, भारत से कनाडा। किंतु आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडिया राशि बहुत कम होती है। और जो हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवासी बसे हैं उनकी तुलना में क्या काफ़ी कम है। किनकी तुलना में, अंतर्राष्ट्रीय की जो प्रवासी उनकी तुलना में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी द्वारा पैसा बहुत ज़्यादा भेजा जाता है, क्योंकि जो वहाँ से पैसा भेजा जाता है उसको यहाँ कन्वर्ट किया जाता है, जिससे डॉलर का रुपये में कन्वर्ट होता है, तो वो काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। और जैसे कोई उत्तराखंड का अगर दिल्ली में रह रहा है, उत्तराखंड से दिल्ली में पैसे भेजेगा तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में काफ़ी कम होगा, ये कहने का तात्पर्य है। फिर नेक्स्ट है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। इसका जो हुंडियों का जो अधिकांश प्रयोग किया जाता है, भोजन के लिए हो गया, ऋण की अदायगी, उपचार, विवाह, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, कृषि में खर्चा करना, गृह निर्माण यानी घर को बनाना इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि इत्यादि के हजारों निर्धन गाँवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती है। यानी इन क्षेत्र में क्या करता है, ये हुंडियाँ काफ़ी इनके लिए रक्तदान यानी इनके जीवन को जीने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन करती है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से कई तरह की सुविधाएं मिलती है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा इसमें बच्चों की शिक्षा संबंधी, उपचार संबंधी, विवाह संबंधी, गृह निर्माण संबंधी, कृषि निवेश संबंधी, इस तरह की जो सुविधाएं मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन राज्यों के लिए ये काफ़ी क्या जीवनदायक का कार्य। फिर नेक्स्ट हैं जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा। बच्चों अब यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इसका जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें हो गया जनांकीय परिणाम। और इसमें क्या है, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। यानी जो प्रवास है उसमें क्या होता है, देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, यानी जनसंख्या पुनः ज़्यादा बढ़ती है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। जो हमारी ग्रामीण नगरी है, इसमें क्या रहा कि जो हमारे ग्रामीण लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं कहाँ, नगरों की ओर। उसमें क्या होता है, नगरों की ओर प्रवास करने से क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे कि उनका महत्वपूर्ण एक रोल होता है वहाँ की जनसंख्या को बढ़ाने में। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाहरी प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा होते हैं, कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, जो कार्य में संपूर्ण होते हैं हर कार्य में, तो उससे क्या होता है कि उससे ये होता है जो ग्रामीण का प्रवास होता है वो क्या है, काफ़ी प्रतिकूल होता है। किसमें, जनांकीय संगठन में इनका जो प्रभाव पड़ता है काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जो गांव के हमारे युवा होते हैं, कुशल होते हैं, काफ़ी दक्ष लोग होते हैं, उनका क्या जनसंख्या काफ़ी कम हो जाती है गांव में, जिसके कारण कि वहाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और ये होता है और होते आया है, होते रहता है अभी भी। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि हमारे जो कई गाँव ऐसे हैं जो पूर्णतः जनसंख्या से विरल हो चुके हैं। क्योंकि कारण मुख्य है रोज़गार, बेरोज़गारी, जिसके कारण क्या लोग प्रवास कर रहे हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा ना होना, उसके साथ अच्छी अच्छी सड़कें ना होना, कई ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जो उनको प्राप्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो माइग्रेशन करते हैं और जनसंख्या में इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दूसरी जगह पड़ता है। यद्यपि उत्तराखंड हो गया, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाले बाहरी प्रवास इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा करती है। जैसे कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र अधिकांश से यहीं से क्या प्रवास होता है, और राजस्थान वाला भी क्षेत्र है, पूर्वी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, जिससे आयु लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन होता है। आयु लिंग संरचना का मतलब है यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिला ज़्यादा हो जाती है और पुरुष कम हो जाते हैं, जिससे कि और आयु में क्या होता है, आयु में ये हो जाता है कि जो हमारे यंग होते हैं, जो युवावस्था के लोग होते हैं वो बाहर को चले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे वृद्धि बढ़ जाते हैं। और लिंग अनुपात का, लिंग संरचना का मतलब क्या है, अधिकांश पुरुष माइग्रेशन कर जाते हैं, फिर महिला बच जाती है, इससे काफ़ी असंतुलन पैदा हो जाता है जनांकीय के परिणाम में। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम गंतव्य स्थान में लिंग असंतुलन होने का कारण है। फिर क्या होता है कि अगले स्टेट में जहाँ ये जाते हैं वहाँ भी लिंग अनुपात असंतुलन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश क्या पुरुष लोग, वहाँ जो हमारे पुरुष प्रधान व्यक्ति हैं, जो हमारे युवा लोग हैं, वो गाँव से माइग्रेशन करके अन्य स्टेट में जाते हैं, नगरों में जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी जनसंख्या बड़ी होती है। फिर वहाँ भी क्या हो जाता है, महिलाओं की जनसंख्या कम हो जाती है और अपेक्षा पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। ये था जनांकीय परिणाम। अब नेक्स्ट है बच्चों सामाजिक परिणाम। इसमें क्या है, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के माध्यम से होता है। यानी जो सामाजिक कारण है, प्रवास का मुख्य कारण है नवीन प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि संबंधित नए विचारों के कारण क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के माध्यम से होता है। यह है सामाजिक कारण। और फिर इसमें है
प्रवास के विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतः मिश्रण होता है। यानी जो प्रवास होता है यहाँ पर विभिन्न संस्कृति के लोगों का अंतः मिश्रण होता है। जैसे उत्तराखंड का दिल्ली में चलेगा, दिल्ली की संस्कृति अलग है। जैसे उत्तराखंड के तमिलनाडु में चले गए, तमिलनाडु के उत्तर भारत में आ गए। इस तरह की जो संस्कृति है काफ़ी मिश्रण हो जाता है, क्योंकि जो हमारा भारत है विभिन्न संस्कृतियों से विभिन्न संस्कृतियों से क्या अपने आप में एक भरा हुआ देश है। भारत की जो संस्कृति है विविधता में एकता वाला देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत की संस्कृति है काफ़ी विविधता है। आप देखिएगा दक्षिण भारत की जो संस्कृति होगी अलग होगा, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, यहाँ तक कि वहाँ की भाषा भी अलग होगी। आप उत्तर भारत में देखिएगा वहाँ की रहन सहन, खान पान वो भी अलग रहेगा। उसके साथ हमारे 28 के 28 जो वर्तमान में राज्य है, उन 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी रहन सहन बोली भी अलग होगी। इस तरह की जो सामाजिक परिणाम है वो भी प्रवास में अपने आप में महत्वपूर्ण कारक है। इनका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्रित संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान देता है और यह अधिकार लोगों के मानसिक क्षतिज को विस्तृत करता है। यानी जो हमारा सामाजिक परिणाम है क्या होता है, इसमें लोगों के विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ होती है और इससे क्या होता है कि कई लोग इससे मानसिक क्षति को विस्तृत करते हैं, क्योंकि कई लोगों को किसी की संस्कृति में क्या काफ़ी रुकावट डालते हैं। सपोर्ट देट हमें तमिलनाडु में जा रहे तो हमें वहाँ की संस्कृति समझ में नहीं आ रही, तो हम अगर अपनी संस्कृति उनके सामने रखना चाहे तो उनसे वो परे हो जाते हैं, जिससे कि हमें दिक्कत होती है। ऐसा ही उनका भी अगर उत्तर भारत में आए तो इस तरह की स्थिति पैदा होती रहती है। ये कहने का आशय है। इसमें नेक्स्ट है पर्यावरणीय परिणाम। इसमें क्या है, इसमें है जैसे ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुचन नगरीय क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। यानी जो भौतिक संरचना है या सामाजिक संरचना है, अवसंरचना, उस पर दबाव डालता है क्या, अगर लोग अत्यधिक जनसंख्या में प्रवास करते हैं। अंततः इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है। यानी जो हमारे नगरीय बस्ती हैं वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें कहने का यहाँ पर जो आश्रय है, सपोज दैट कोई व्यक्ति काम के लिए तलाश में बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई भी जाएगा तो या मध्यम परिवार का होगा या काफ़ी गरीब परिवार का व्यक्ति होगा। वो अगर कहीं बाहर रोज़गार की तलाश में जा रहा है तो उसको अगर रोज़गार मिल रहा है तो सर्वप्रथम वो अपनी आर्थिक स्थिति को देख के ही वहाँ पर कमरे का किराया लेगा। यानी वो कोई फ्लैट नहीं लेगा और ना ही कोई ऐसे बड़े बड़े होटल लेगा और ना ही कोई ऐसी बड़ी सुख सुविधा वाला मकान लेगा। यानी गंदी बस्तियों का मतलब यह है कि उसको एक छोटी सी जैसी भी बस्ती मिल जाए वो वहाँ रह सकता है, अपने रहने के लिए वो मजबूर होगा। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है यह कहती है लोगों को रोज़गार की तलाश में उसको धकेलती है गंदी बस्तियों की ओर, ये कहने का मतलब है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भौमजल स्तर का अवक्षय, वायु प्रदूषण, यानी बहुत तरह की प्रॉब्लम से होती है जनसंख्या बढ़ने से। प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी दोहन होता है, जैसे हमारे पेड़ पौधे भी करते हैं। वायु प्रदूषण दुनिया भर का होता है, ठीक। इस तरह की जो गंभीर समस्या है उसमें क्या था, ठोस कचरे के प्रबंध जैसी गंभीर समस्याओं का सामना पड़ता है। जो हम खाना पीना खा रहे हैं उसको हम क्या ऐसे ही फेंकते हैं कचरे के रूप में, या अन्य हमारे जो संसाधन है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारी विभिन्न तरह के जो वायु प्रदूषण हो रहे हैं, गाड़ी से निकलने वाले केमिकल गैस हो गए, उससे निकलने वाले विभिन्न तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस होगी जो हमारे वायु प्रदूषण को काफ़ी दूषित करे, जिससे कि हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये पर्यावरणीय जो परिणाम है इसमें हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है अत्यधिक जनसंख्या के दबाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। ये कहने का असर है। और अन्य कारण कहीं हो सकते हैं बच्चों, जैसे अन्य कारण मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे हो गया रोज़गार हो गया, उसके साथ हो गया स्वास्थ्य संबंधी सुविधा ना होना, उसके साथ साथ हमारे चिकित्सा, उसके साथ इसमें क्या कैसे एजुकेशन संबंधी प्रॉब्लम्स होना और अच्छी सड़कों का निर्माण ना होना, और इस तरह की कई गंभीर समस्या है जो हमारे प्रवास की व्याख्या करते हैं कि प्रवास जो होने का मुख्य रीज़न है क्या क्या हो सकता है। तो अन्य कारण में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रवास। इसमें जो आप अध्याय है इसको स्वयं कीजिए, क्योंकि मैं इसके जो वीडियो बना चुका हूँ आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तो प्रैक्टिस आपको स्वयं करना होगा, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक प्रवास।
आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आप लोगों से पुनः निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनको भी लाभ मिले। तो थैंक यू।